बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोगों से बात होती है, कुछ लोग मेरी बात मान जाते हैं और पाकिस्तान से निकलने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, निकलना ज़रूरी नहीं है, हमें पाकिस्तान में ही रह के विद इन सिस्टम्स में ही कुछ करना होगा, कुछ बदलाव लाना होगा जिससे मुल्क के हालात बेहतर हो। अगर हम पाकिस्तान को सब छोड़ के निकल जाएंगे, अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग, तो मुल्क का क्या होगा। तो आज इसके ऊपर कुछ बात आपसे कर ली जाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मेहनत की आरओआई नहीं है। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मिलता है ना, आप किसी बैंक में पैसे रखते हैं अमेरिका के अंदर तो आपको 4% मिलता है। आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो 6% तकरीबन मिलता है। गोल्ड में लगाते हैं 7% मिलता है। रीट में लगाते हैं 8 से 12% मिल जाता है। कोई और अच्छी आपको थोड़ी सी ज़्यादा आपने अकल दिए, थोड़ा सा रियल एस्टेट में अच्छा काम कर लेते हैं तो उसको आप 20-22% पर पहुंचा सकते हैं। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो मेहनत की भी आरओआई होती है, जितनी मेहनत करती है उसके हिसाब से उसका समर, उसका फल मिलता है या नहीं मिलता। ये पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं या कैरियर ट्रेजेक्टरीज पाई जाती हैं। पहली सूरत के अंदर हम एक अच्छा बच्चा बन के मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो हम आंख बंद करके बोलते हैं जी ठीक है, पढ़ना लिखना है। हम पढ़ लिख लेते हैं, मैट्रिक अच्छे नंबर से कर लेते हैं, इंटरमीडिएट अच्छे नंबर से कर लेते हैं। अब बैचलर्स में एडमिशन नहीं हो रहा, अजीब व गरीब तरह की इनके पास शिकें लगी हुई होती हैं कि एज इतनी होनी चाहिए, मेडिकल वाला कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकता, आपका सिंध का कोटा है तो पंजाब में नहीं आ सकते, आपका फाटा का कोटा है तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आ सकते। उन तमाम मुसीबतों को झेलने के बाद बैचलर्स में एडमिशन हो जाता है तो 4 साल तक कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता जो अच्छे तरीके से बात समझा सके। मरते एक हफ्ते किसी तरीके से बैचलर्स कर लेते हैं तो मार्केट में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। अब जॉब के लिए किधर जाए। तो जो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं, जो ट्रेजेक्टरी होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं तो बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो छोटी यूनिवर्सिटी से, सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, एनईडी से पढ़ लिया, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, शाह लतीफ़ खैरपुर से पढ़ लिया, प्रिस्टन से पढ़ लिया, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, कॉमसेट से पढ़ लिया। कहीं वो गिरते पड़ते कहीं ना कहीं से बेचारे, अल खैर यूनिवर्सिटी हमारे ज़माने में होती थी, पेट्रोमेन होता था, वहाँ से पढ़ लिया, पढ़ लिख जाते हैं। उसके बाद वो जॉब करते हैं और फिर पूरी कोशिश करते हैं कि जॉब में किसी तरीके से तरक्की हो सके। अब जॉब के अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेंट्स होते हैं, तो एम्प्लॉयर आपकी कोई इज्जत नहीं करता, बोलता है भाड़ में जाओ, मेरे पास दूसरा बंदा मौजूद है। आपने बहुत से लोग कहते हुए सुने होंगे पाकिस्तान में अच्छा बंदा नहीं मिलता, अच्छा बंदा नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा फला नहीं मिलता। ये बात कोई इतनी ज़्यादा सही है ही नहीं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि बंदा हमें वो नहीं मिलता जिसको हम अब्यूज़ कर सके, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सके। उन्हें अच्छा कारपेंटर मिलेगा ना, अब यकीन जानिए उसकी 7 नस्लें उसके पास कारपेंटर ही रहेंगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उनमें से कोई बच्चा, उसी कारपेंटर का बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर या कोई जो खुद कारपेंटर है वो खुद कुछ कर सके। आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए होता है, बेसिकली आप ये कह रहे होते हैं कि उसकी 7 नस्लें आपकी 7 नस्लों के लिए ड्राइवरी करते रहे। और खुदा ना खासा उसने बिजनेस का सोच लिया, उसने अच्छी अंग्रेजी बोलने लग गया, उसके कपड़े आपसे अच्छे हो गए, आप उसी दिन निकाल के उसको चलता हुआ करेंगे कि भैया बिजनेस करना है तो कहीं और जाओ, मैं तो ड्राइवरी के लिए रखा था। तो एनीवे, तो आपको जॉब नहीं मिलती, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। और उसके बाद हमारी ख्वाहिशात होती क्या है। अब मैं मुझसे पूछते क्या ख्वाहिश होती है, उनकी अच्छी जगह उनका इलाज हो जाए, अगर बीमार है तो बच्चे अच्छी चक्कर के अंदर गुजारने के बाद जो आपकी लाइफ टाइम वर्थ बनती है कि आपने कुछ किया होता है, वो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। कोई छोटा मोटा घर ले लेंगे गुलिस्तानी जौहर में, गुलशन इकबाल पे, नीपा चौरंगी के ऊपर, गुलशन हदीद में जाके, बस पुल के इस पार ही हमारी लाइफ रहती है। पुल के उस पार तमाम तर मेहनत करने के बावजूद, तमाम तर बच्चा बनने के बावजूद हम मुल्क को क्रॉस नहीं कर सकते कि डिफेंस की साइड पर जा सके। दूसरी ट्रेजेक्टरी में जो लोग होते हैं वो निस्बतन कुछ खुश नसीब होते हैं, या तो अल्लाह ने उनको बुद्धि ज़्यादा दी होती है, अकल ज़्यादा होती है, तो कोई स्कॉलरशिप लेके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, या उनके माँ बाप के पास पैसा होता है तो किसी अच्छी जगह से पढ़ लेते हैं। लम से पढ़ लिया, नस से पढ़ लिया, जीआईके से पढ़ लिया, आईबीएस से पढ़ लिया, बाहर जाके कहीं से डिग्री कर आ गए। अब ये लोग अच्छी जगहों के ऊपर काम करते हैं, यानी कि दुबई में जॉब लग जाती है, कतर में लग जाती है, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में कहीं जॉब लग जाती है, वहीं बाहर के यूरोप में लग जाती है, या रिमोट कोई काम कर लेते हैं, पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में काम कर रहे हैं, डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, या हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई अच्छे बैंक से उस पर काम कर रहे हैं। अब निस्बत इनकी लाइफ पहले वाले के मुकाबले में बेहतर होती है। ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, हर 2-3 साल में दुबई का चक्कर लगा कर आ जाते हैं, कभी बाकू चले जाते हैं, कभी आज़रबाईजान, कभी कहीं चले जाते हैं और अच्छी जगह खाना खाते हैं। अब इनकी भी जो लाइफ होती है उसकी भी अब जो नेटवर्थ निकालेंगे ना तो 15-20 करोड़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा भैया। बस इधर ही रहते हैं। ज़्यादा क्या करेंगे, पुल के उस पार घर बना लेंगे, एक घर हो जाएगा डिफेंस में, क्लिफ्टन के अंदर। हज कर लेंगे या नहीं करेंगे, जब बंदा इस लाइन पे आता है तो बहुत मुश्किल से वो रिलीजन पे कायम रहता है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ों में निकल जाता है। चले वो रिलीजियस भी है तो उसने हज कर लिया, 2-4 करोड़ का गोल्ड हो जाएगा, 2-4 करोड़ की गाड़ियाँ हो जाएंगी, वो भी अगर उसके ऊपर कोई चोरी ना हुई, गबन ना हुआ, किसी पुलिस वाले से, रिश्तेदार के तमाम हाथों से बच गया, तो अगर मर जाएगा तो उसके पास 15-20 करोड़ रुपए की टोटल उसकी नेटवर्थ होगी। ये डॉलर्स के अंदर कुछ भी नहीं होती। ये तमाम नेटवर्थ उसकी बनती है 40-50 साल की जिंदगी इस दुनिया में खपाने के बाद, जिसके चक्कर में वो दीन से बेचारा तकरीबन फारिग हो चुका होता है और बड़ी मुश्किल से दीन पे कायम रह पाता है।
तीसरी ट्रेजेक्टरी लोगों की होती है, उसमें वो अपना बिजनेस करते हैं, पिटते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कुदरत को शायद उनके ऊपर रहम आ जाता है 10-15 साल के जलालत के बाद के, या उसको पैसा कमाना आ जाता है और कुदरत उसका हाथ पकड़ती है और वो बड़ा बन जाता है और उसको कोई अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जब ये बंदा मरता है तो इसकी जो लाइफ टाइम वर्थ होती है वो 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ इस तरीके से होती है। ये तीसरी कैटेगरी पाकिस्तान में हलाल से हासिल नहीं की जा सकती। अब ये मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूँ कि तीसरी कैटेगरी पाकिस्तान में हलाल से हासिल नहीं किया जा सकती, इल्ला माशाल्लाह कोई 0.1% होंगे तो बंदा आपको मिल जाए। एक्सेप्शन दुनिया में हर जगह होती है, तो होती है। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बाहर निकलना है अपने लिए, अपना ख्याल नहीं है तो अपने माँ बाप के लिए, उनका ख्याल नहीं है तो अपनी आइंदा नस्लों के लिए, उनका ख्याल नहीं है तो जो भूखे नंगे बच्चे मर रहे हैं हमारे पास उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए। मजलूम हमारे मुल्क में रुल के रह गया है। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है कि रेमिटेंस इज अ फाइन that you need to pay for life for being born in a wrong place। तो ये तो हमें देना पड़ेगा। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अगर आपको रास्ता मालूम है तो भटके हुए लोग आपकी जिम्मेदारी हैं। आपको अल्लाह पाक ने अकल दी थी, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी थी, अल्लाह पाक ने आपको मौके दिए थे कि आप मुल्क से बाहर निकल के कुछ कर लें, और आपने तमाम के तमाम ज़ाय कर दिए कि नहीं मैं तो अपने मुल्क में रहूंगा, क्योंकि आपको वो तसावली काहिली पसंद है कि आपको 11 बजे सो के उठें और आपको बेड के ऊपर कोई अंडा पराठे का नाश्ता दे दे। आपने हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर आप हिम्मत कर लेते तो यकीन जानिए 1,000, 2,000, 10,000 लोगों की आप मदद कर सकते, उनको आप पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते। 50% पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान की खते गुर्बत से नीचे रह रही है। लोगों के पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है, सर्दियों के अंदर पहनने के लिए गर्म कपड़े मौजूद नहीं है, मदारिस में बच्चे सो रहे होते हैं, कोई चादरें उनके पास नहीं होती, कोई तकिए उनके पास नहीं होते, खिड़कियां तक मस्जिदों में नहीं लगी हुई होती बहुत मदारिस के अंदर, कुछ मदारिस में, और बेचारे बच्चे वहां पे सो रहे होते हैं। उनका ख्याल कौन करेगा? गवर्नमेंट तो उनका ख्याल कर नहीं रही। अमेरिका आके तो उनका ख्याल करेगा ही नहीं। ये ख्याल मैंने और आपने ही तो करना है, और किसने करना है? अगर मैं और आप इन तमाम लोगों का ख्याल करें तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको दौलत चाहिए। वो दौलत पाकिस्तान से में लेके हमने देखा बड़ी मुश्किल से आप कमा सकेंगे, और उसमें आपके 40-50 साल लग जाएंगे, जिसमें आप अपनी फैमिली को ही पूरे नहीं पढ़ रहे। अपनी फैमिली को ही पूरे नहीं पढ़ रहे तो गरीब किसी की कैसे मदद करेंगे? किसी गरीब बच्चे की ट्यूशन फीस कैसे भरेंगे? किसी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे कराएंगे? किसी को अपने पास जॉब पे कैसे रखेंगे? ऐसी जॉब पे रख ले कि बच्चा कुछ काम सीख ले, कैसे अफोर्ड कर सकेंगे जब आप अपना पेट नहीं भर सकते, अपने आप को पाल नहीं सकते? ये जो बातें होती है ना अखलाकियात की, कि बंदे में अखलाकियात हो, बंदा अच्छे तरीके से करे, बाहर मुल्क वालों में बहुत सच है, हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं, ये तमाम तर इसमें से 99% गुर्बत की वजह से होती है। कोई बच्चा 3 दिन से भूखा हो ना, तभी आप 3 दिन भूखे रह के देखें, पूरे 3 दिन भूखे रहें, कुछ भी ना खाएं, उसके बाद बेगम को बोले खाना सामने रखे, फिर भी देखता हूँ आप कैसे खाने के ऊपर टूटते हैं। तो 3 दिन का भूखा हो, 5 दिन का भूखा हो, उसको आप नहीं समझाने नहीं बैठेंगे कि बेटा जो कांटा होगा वो सीधे हाथ से पकड़ना है और चम्मच उल्टे हाथ से पकड़ना है और पहले छुरी से काटना है, वो छुरी आपको अंदर खोप देगा। वो बोलेगा खाना खाने दो, दिमाग खराब ना करो, भूखा हूं 3 दिन से। तो ये बहुत सारी अखलाकियात जो हमारे पास खराब है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत भी है। बच्चे के पास खाने को नहीं हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, वो सर्दी में सर्दी से ठिठर रहा हो, गर्मी में गर्मी के मारे मर रहा हो, वो कब पढ़ेगा? उसको पढ़ने पर फोकस होगा ही कब? किताब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, 10,000 तरह के आपने रूल्स बना दिए, यहाँ का बच्चा यहाँ नहीं आ सकता, इस एज में क्यों नहीं पढ़ सकता भैया? एज के अंदर 21 साल के बाद आप दाखिला नहीं देते बैचलर्स के अंदर, पूरी जिंदगी बच्चा इधर से ख्वार होता फिरता रहता है, या 55, 80 साल के बुढ़े पढ़ रहे होते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या मौत आ जाती है कि जी ये उम्र निकल गई, दाखिला नहीं है कोई। उम्र की क्या चक्कर है? आप उनके पास खाना खिलाने के लिए गए थे जब 2 साल पहले भूखे मर रहे थे, अब वो अपनी उम्र को देखेंगे या खाने को देखेंगे? ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें नहीं आ सकी, उसको बोलने का सलीका नहीं आ सका, बाकी नहीं आ सका, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है ना उसको सिखाने की। वो क्या करेगा? अच्छा बंदा नहीं मिलता, अच्छा बंदा नहीं मिलता, अच्छा बंदा नहीं मिलता तो अच्छा बंदा बनाना पड़ेगा ना। अच्छा बंदा नहीं मिलता ना, 10 बंदे उठा लीजिए, एक को दाखिला करा दीजिए कारपेंटर के अंदर, एक को दाखिला करा दीजिए रंग करने के लिए, एक का दाखिला करा दीजिए ड्राइविंग स्कूल के अंदर, आपको अपने बंदे तो मिल जाएंगे ना। और जब वो कर ले तो उसके बाद फिर उनको आगे का दाखिला कराइए, उनको आगे का पढ़ाइए। गुलाम तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को। इंसान पैदा हुए थे भैया, आजाद पैदा हुए थे, उस आजाद बंदे को आजाद की तरह ट्रीट करें ना। ये बिदत निकल आई है हमारे पास, माशरे बहुत सारी बिदतें निकल आई हैं। एक तो ये डबल बेड की है, आप तारीख में देखें 150-200 साल पहले चले जाइए तो डबल बेड नहीं होते थे, मियाँ अलग सोता था, बीवी अलग सोती थी, जो काम करने वाले बंदे होते थे बाहर जमीनों पे सोते थे, औरतें होती थी घर के अंदर सोती थी, दिमाग मुंतशिर नहीं होता था, 24/7 कोई चक 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 नहीं कर रहा होता था। दूसरी बिदत आ गई ओपन किचन की। हमारे पास तो भैया किचन होता था जिसको लॉक कर दिया जाता था, घर से बाहर बना हुआ होता था, उसको रसोई कहते थे। रसोई में एक तो आप चप्पल पहन के नहीं आ सकते थे, दूसरी बात पूरा घर रसोई के अंदर खाना खाता था, फ्रिज भी नहीं होता, नेमत खाना होता था जिसके अंदर चीजें रखते थे। आजकल के बच्चों की बातें पता भी नहीं होंगी। अभी ओपन किचन जो हो गए, हम सुबह शाम चढ़ते रहते हैं, सुबह शाम चलते फिरते, कभी स्नैक्स चाहिए, कभी चाय चाहिए, कभी समोसे चाहिए, कभी तिक्का रोल पराठा चाहिए, और दुनिया भर की सारी बीमारी हमारे पास हो गई है। एक बिदत और जो आ गई है वो सिर्फ काम की जॉब करने की। अगर आप पीछे साहबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह के दौर के अंदर देखें तो घरों के काम कौन कर रहा था?
कोई कोई पानी भर के लेकर आ रहा है, कोई बागात में काम कर रहा है, कोई घरों के काम कर रहा है, वो सारे के सारे लोग तकरीबन गुलाम थे। आज़ाद बंदा क्या करता था? आज़ाद बंदा जाके तिजारत करता था, आज़ाद बंदा तो ट्रेडिंग कर रहा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब गए मदीना शरीफ में तो उन्होंने किसी को बोला कि भैया मुझे कोई जॉब दे दो, मैं आपके घर का काम वाम कर लूंगा, सफाई कर दूंगा, मुझे खाने के लिए दे देना। उन्होंने बोला भैया मंडी दिखा दो, बाजार कहाँ लगता है, मैं जाके अपना काम खुद कर लूंगा। तो बिजनेस की तरफ हम किस तरीके से आएंगे? तो जो लोग हमसे बाहर आ जाते हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा कुव्वत इस्तिताअत होती है कि एक एक बंदा, यकीन जानिए, कम से कम जिंदगी के अंदर 1 लाख लोगों की जिंदगी बदल सकता है। 10,000 तो मामूली बात है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। 20-30 हजार बच्चे की फीस होती है सेमेस्टर की, 50,000 होती है, यहाँ के हिसाब से कुछ भी नहीं बनती भैया, $300 बनती है। एक मक्का खाना आप अच्छी जगह खा लेते हैं, तो जितने में आप एक मक्का खाना खाते हैं उतने में आप सेमेस्टर की पूरी फीस भर देते हैं किसी बच्चे की। एक बंदा चाहे, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज इस तरह करें। जो भी लोग हैं, जिंदगी मकसद बना लीजिए कि 10,000, 20,000, लाख लोगों की जिंदगी में आप मदद करेंगे, किसी का बिल भर देंगे, किसी को खाना खिला देंगे, किसी को अंग्रेजी सिखा देंगे, किसी को यहां लाने में मदद कर देंगे, कुछ ना कुछ करें। तो पाकिस्तान से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रेमिटेंस मुल्क के भी कोई बेहतरी लेकर आएगी, आपकी खानदान वालों की भी मदद करेगी। और अगर अल्लाह ने आपको कुव्वत दिए, इस्तिताअत दिए, अकल दिए, तो आप दरख्त नहीं है कि आप मूव नहीं हो सकते। आप प्लीज मुल्क से बाहर निकल जाइए, कहीं और चले जाइए। बहुत सारे रास्ते हैं भैया, वीजा नहीं मिलता, वीजा नहीं मिलता। एक तो हम सब रो के बैठ जाते हैं। 90% पाकिस्तानी अप्लाई इसलिए नहीं करता कि वीजा नहीं मिलता। भैया अप्लाई तो करो ना। मैंने चलो की सीरीज बनाई है, अभी मैं बहुत सारी इसके ऊपर इंशाल्लाह इस सीरीज को रिवाइव करेंगे, वीडियोस और बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कितने तरीके मुल्क से बाहर निकलने के। 3% बनती है पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का। आप थोड़े से अमीर होते हैं ना तो घर में 10 नौकर रख लेते हैं, तो पूरी दुनिया में ये 3% कंज्यूम होने की कोई मसला ही नहीं है। और मैं कोई 25 करोड़ पाकिस्तानी को मूव करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं और कुछ भी नहीं हो तो 2-4 करोड़ पाकिस्तानी मुझसे बाहर निकल जाएं, ताकि एक पाकिस्तानी अगर 10 बंदों का भी ख्याल कर सके तो 2.5 करोड़ भी निकल जाए ना, तो 25 करोड़ की जिंदगी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। $100 बिलियन से ऊपर रेमिटेंस आ रही होगी, हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो अगर ये हुब्बुल वतनी नहीं है तो मुझे नहीं समझ में आता कि और हुब्बुल वतनी क्या है।